हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त ही होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, हमारा जैव मॉलिक्यूल्स जो हमारा जैव अणु होता है, बायो मॉलिक्यूल्स का टॉपिक चल रहा था, चैप्टर चल रहा था। ये चैप्टर जो है आपका 11th क्लास बायो का टॉपिक है और 12th क्लास केमिस्ट्री का टॉपिक है। मतलब ये आपका एक जैव रसायन का टॉपिक है जिसमें कि बायो और केमिस्ट्री का कंबाइन होता है। ठीक है, जैव अणु जो होता है हमारा केमिस्ट्री में भी पढ़ना होता है और बायो में भी पढ़ना होता है। तो हमने साफ साफ लिख दिया है कि 11th बायो है और 12th का केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो ये हमारा जो जैव अणु टॉपिक है उसमें से हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक देख चुके हैं। ये हमारा टॉपिक रह गया जो हमारा न्यूक्लियोटाइड्स है। आज का टॉपिक हमारा क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? न्यूक्लियोटाइड से हम लोग न्यूक्लिक अम्ल देखेंगे। न्यूक्लिक अम्ल बनता है न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड क्षार जो होते हैं, क्षार और उनका शर्करा देखेंगे। फिर उसी आधार पर न्यूक्लिक अम्ल दो टाइप का भी देखेंगे, आरएनए और डीएनए। जी हाँ, न्यूक्लियोटाइड्स के अंतर्गत ही आरएनए डीएनए आते हैं क्योंकि न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार होते हैं दो, शर्करा के आधार पर। राइबोज शर्करा होगा तो राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और डीऑक्सी शर्करा होगा तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। इसी को शॉर्ट में हम लोग आरएनए और डीएनए कहते हैं। तो इस पार्ट में हम लोग मुलाकात करने वाले हैं आरएनए और डीएनए से भी। तो शुरुआत करते हैं। ठीक है, देख किस बात की शुरुआत करते हैं? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड हमारा है क्या? न्यूक्लियोटाइड जो हमारा जो जैव अणु है वो एक तरह छोटा अणु है। न्यूक्लियोटाइड्स जो बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ के बनाएंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, तो आपका एक बृहद अणु हो जाएगा। इसको बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल। जैसे कि अमीनो अम्ल क्या था, हम लोग क्या देखे थे कि अमीनो अम्ल एक छोटा सा अणु है और इस अमीनो अम्ल से हमारा बनता है प्रोटीन। क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो ये हमारा मोनोमर हो गया। मोनोमर हो गया, क्या हो गया हमारा? ये मोनोमर। मोनो का मतलब छोटा सा अंश होता है। ये हमारा मोनोमर हो गया। और चूंकि इसी अमीनो अम्ल के बहुलीकरण करने से बना, मतलब बहुत ज्यादा अमीनो अम्ल जोड़ के क्या बना है? प्रोटीन बना है। तो ये हमारा पॉलीमर हो गया। पॉलीमर बोले तो बहुलक। प्रश्न आता भी है कि प्रोटीन किसका बहुलक है, तो अमीनो अम्ल से बना हुआ है। प्रोटीन जो है ना, बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलाने से बना हुआ है। इसका भी वीडियो देख चुके हैं और इसका भी वीडियो हम लोग देख चुके हैं। फिर हम लोग देखें कि जो हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को एक बोलते हैं मोनोसेकेराइड। क्या बोलते हैं? मोनोसेकेराइड। मतलब एक अंश होता है ग्लूकोज, छोटा सा इकाई होता है। बहुत सारा ग्लूकोज का हम लोग कर देंगे बहुलीकरण, तो क्या बन जाएगा? पॉलीसेकेराइड बन जाएगा। मतलब इसके स्टार्च बन जाएगा, सेलुलोज बन जाएगा। तो ये सब स्टार्च सेलुलोज क्या होते हैं? हमारे पॉलीसेकेराइड होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड होते हैं। ठीक है, पॉली का मतलब ही होता है एक ही चीज से जब बनता है ना तो उसको बहुत ज्यादा होता है ना, पॉली लगा होता है। मोनोसेकेराइड का एक भाग हुआ, इसमें जब 10,000 6,000 एक ही ग्लूकोज को जोड़ देंगे तो बहुत बहुवचन शब्द हो जाएगा। तो बहुवचन शब्द के लिए हम लोग पॉली लगाते हैं ना। हाई सेकेराइड में लेकिन क्या है? पॉलीसेकेराइड। उसी प्रकार से न्यूक्लियोटाइड्स का हम लोग कर देंगे बहुलीकरण। क्या कर देंगे? बहुलीकरण कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? न्यूक्लिक अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? न्यूक्लिक अम्ल। क्या बन जाएगा? न्यूक्लिक अम्ल बन जाएगा ना। ठीक है, अमीनो अम्ल के बहुलीकरण से प्रोटीन बनता है, ग्लूकोज के बहुलीकरण से स्टार्च बनता है, यानी कि मोनोसेकेराइड से पॉलीसेकेराइड बनता है। ठीक है, उसी प्रकार से न्यूक्लियोटाइड के बहुलीकरण से क्या बनता है? हमारा न्यूक्लिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड के न्यूक्लिक अम्ल बनता है। और ये न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक हमारे राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। क्या? राइबोज शर्करा होता है, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल का ही प्रकार है। तो राइबोज वाला न्यूक्लिक अम्ल इसको बोलते हैं आरएनए। क्या बोलते हैं? आरएनए बोलते हैं। आर को राइबोज, एन को न्यूक्लिक, ए फॉर एसिड यानी कि अम्ल। और दूसरा न्यूक्लिक अम्ल होता है हमारा डीएनए, मतलब डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो एक एक करके देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड के बहुलीकरण से क्या बनता है? न्यूक्लिक अम्ल बनता है। और न्यूक्लिक अम्ल आरएनए डीएनए क्या होते हैं? पहले न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स बने किससे होते हैं वो देख लेते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स हमारा क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स हमारे छोटे से अणु होते हैं। ठीक है, सूक्ष्म अणु है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं माइक्रो अणु। क्या बोलते हैं इसको? हम माइक्रो अणु कहते हैं। और जो माइक्रो अणु होते हैं वो जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। ठीक है, ये जल में घुलनशील है, लेकिन इनके बहुलीकरण से जो बना है न्यूक्लिक अम्ल आरएनए डीएनए वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। यही आपका फर्क होता है। बायोमोलिक्यूल्स के परिचय में हम लोग देख चुके थे न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में, मतलब सूक्ष्म अणु और बृहद अणु के बारे में। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं आपके वो माइक्रो अणु होते हैं, मतलब छोटे अणु होते हैं। क्या होते हैं? आपके माइक्रो अणु होते हैं। क्या होते हैं? आपके माइक्रो अणु होते हैं, छोटे अणु हैं, जल में घुलनशील भी होते हैं। ठीक है, और इनके बहुलीकरण से क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड के बहुलीकरण से क्या बना देंगे बताइए? तो बहुलीकरण से क्या बन जाता है? आपका न्यूक्लिक अम्ल बन जाता है। मतलब न्यूक्लियोटाइड के बहुलीकरण, मतलब न्यूक्लियोटाइड जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, और उसी को बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल। तो देखेंगे हम लोग
तो न्यूक्लियोटाइड्स आखिर ये है क्या, किससे बना हुआ है? तो न्यूक्लियोटाइड्स के 3 घटक होते हैं। इसके कितने घटक होते हैं? इसके 3 घटक होते हैं। घटक बोले तो 3 चीज से मिलकर बना होता है, ठीक है, 3 घटक होते हैं। कौन कौन घटक है पहला बताते हैं। तो पहला आपका है वो शर्करा से बना है। वो कौन सा शर्करा? पेंटोज शर्करा। कौन शर्करा से बना हुआ है? पेंटोज शर्करा से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, ये भाग हो गया। दूसरा घटक इसका हो जाएगा नाइट्रोजनी क्षार। कौन क्षार? नाइट्रोजनी क्षार। और तीसरा घटक का नाम है फास्फेट, ठीक है, क्या नाम है इसका? फास्फेट नाम है, फास्फेट, फास्फेट। तो 3 घटक से बना है न्यूक्लियोटाइड। अभी न्यूक्लियोटाइड तो समझ लेते हैं, फिर न्यूक्लियोटाइड से बनाएंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड से कितने घटक होते हैं? 3 घटक। मतलब कि न्यूक्लियोटाइड्स बनाने के लिए पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फास्फेट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार आपस में जुड़ते हैं, पहले इन दोनों को मिलाते हैं। जुड़ने का भी तरीका होता है, पहले शर्करा से क्षार को ऐड करते हैं, तो पता है क्या बनता है? जब भी शर्करा से क्षार को ऐड करते हैं ना, तो पहले हमारा बनता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड बनता है। क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड बनता है, साइट, न्यूक्लियोसाइड। फिर न्यूक्लियोसाइड में हम ऐड कर देंगे फास्फेट को। किसको ऐड कर देंगे? हम फास्फेट को, तीसरे वाले को ऐड कर देंगे, फास्फोर्ट को ऐड कर देंगे, तब जाके हमारा क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड बनेगा। क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए क्या है हमारे पास? 3 घटक है। कितने घटक है न्यूक्लियोटाइड्स के लिए? 3 घटक है। कौन कौन है? पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फास्फेट। जोड़ने के तरीके क्या है आपके? तो पहले आपके शर्करा में नाइट्रोजनी क्षार को ऐड कीजिए, ठीक है। तो जब शर्करा में नाइट्रोजनी क्षार को हम ऐड करेंगे, जब शर्करा में नाइट्रोजनी क्षार को ऐड करेंगे तो कोई बंधन यहाँ पे काम करता है। उस बंधन का नाम क्या है पता है? उस बंधन का नाम है ग्लाइकोसाइडिक बंध। क्या नाम है इसका? ग्लाइकोसाइडिक बंध है, ग्लाइकोसाइडिक बंध है। ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा शर्करा और क्षार जुड़ के क्या बनाता है? न्यूक्लियोसाइड बनाता है। ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा शर्करा और क्षार जुड़ के क्या बनाता है? न्यूक्लियोसाइड बनाता है। फिर न्यूक्लियोसाइड जो होता है फास्फोरस बंध से, कौन सा बंध से? पी बंध से। फास्फोरस बंध से जो न्यूक्लियोसाइड है वो फास्फेट समूह से जुड़ता है, तब जाके क्या बनता है हमारा? न्यूक्लियोटाइड बनता है। तब जाके क्या बनता है हमारा? न्यूक्लियोटाइड बनता है। और फिर न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के क्या बना देंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी और देख लेते हैं कि शर्करा भी हमारे 2 टाइप के होते हैं। तो शर्करा का प्रकार देख लेते हैं। शर्करा 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं शर्करा? 2 टाइप के। एक आपके राइबोज शर्करा होते हैं और दूसरा क्या होता है आपका? डीऑक्सी राइबोज शर्करा, डीऑक्सी राइबोज शर्करा, डीऑक्सी राइबोज। शर्करा भी 2 टाइप के होते हैं, एक आपके राइबोज शर्करा, एक आपके डीऑक्सी राइबोज शर्करा, है ना। शर्करा में क्या जोड़ना है? क्षार जोड़ना है। तो शर्करा की प्रजातियां होती है वही 2 टाइप के। आपको जब जोड़ना होगा तो कोई एक ही जोड़िएगा, या तो आप शर्करा में राइबोज शर्करा जोड़ सकते हैं। अगर राइबोज शर्करा जोड़ेंगे तो न्यूक्लियोटाइड राइबोज वाला बनेगा, ठीक है। और आगे चल के जो इसके न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल बनाएगा तो आपका राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बनाएगा, मतलब आरएनए बना देगा। तो आरएनए बनना है, डीएनए बनना है, किस पर निर्भर करता है? राइबोज यानी कि शर्करा पर निर्भर करता है। शर्करा और राइबोज आप जोड़ेंगे तो आपका आरएनए का निर्माण करेगा। अगर शर्करा डीऑक्सी राइबोज जोड़ेंगे तो आपका डीएनए का निर्माण करेगा। इसी आधार पर उनका नाम है डीएनए, मतलब डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल कौन सा है? डीऑक्सी वाला है। सूत्र क्या होता है इसका? नाम देखिए, सूत्र होता है C5H10O5, C5H10O5, ठीक है। ये पेंटोज शर्करा बोलते हैं क्योंकि 5 कार्बन से बना होता है, जिसे पेंटोज शर्करा कहते हैं, पेंटोज शर्करा कहते हैं, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है? तो C5H10O4 हो जाता है, O4। यहाँ पे एक ऑक्सी कम है, राइबोज वाले में O5 है, डीऑक्सी वाले में क्या है आपका? C5H10O4 है। एक O कम होने के कारण ही इसके चूंकि राइबोज का ही सूत्र है, C5H10O5 होता तो राइबोज का सूत्र हो जाता, लेकिन एक O कम होने के कारण इसका जो नाम है डीऑक्सी लग गया है। डीऑक्सी, ऑक्सी का मतलब एक डी आपका कम है, एक O कम होने के कारण आपका डीऑक्सी लग गया। ऑक्सी का समझ रहा है, ऑक्सीजन को ऑक्सी कहा जा रहा है, आपका एक ऑक्सी क्या है? कम है। और कम होने का मतलब क्या लगा गया? डीऑक्सी लगाया गया। डीऑक्सी राइबोज है तो राइबोज ही, लेकिन एक कम हो जाने के कारण डीऑक्सी राइबोज इसका नाम पड़ेगा। सूत्र दीजिए C5H10O5, राइबोज का सूत्र हो गया। C5H10O4 करना मतलब एक आपका ऑक्सी कम हो गया, डीऑक्सी कर दीजिए, डीऑक्सी राइबोज, ये आपका सूत्र हो जाएगा डीऑक्सी राइबोज का। ये हमारा किसका हो गया? शर्करा के बारे में हो गया, ठीक है। अब हम क्षार पे आते हैं। नाइट्रोजनी क्षार के भी प्रकार होते हैं, तो देख लेते हैं, ठीक है। अब क्षार जो होते हैं हमारे 2 समूह बांटा गया है, 2 टाइप के होते हैं। एक हमारे प्यूरिन होते हैं और एक हमारे क्या होते हैं?
पाइरिमिडीन होते हैं। प्यूरिन और पाइरिमिडीन। क्षार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पाइरिमिडीन। प्यूरिन और पाइरिमिडीन, ठीक है। तो प्यूरिन और पाइरिमिडीन आपका जो होता है उसमें भी 2-2 क्षार होते हैं, टोटल मिला के 4 क्षार होते हैं। प्यूरिन के अंतर्गत जो क्षार आते हैं उसको बोलते हैं एडेनिन। क्या कहते हैं उसको? एडेनिन कहते हैं, मतलब एडेनिन 4A। और एक होता है ग्वानिन। ग्वानिन का मतलब होता है जी, शॉर्ट में बोलते हैं जी, ठीक है। ग्वानिन का मतलब होता है जी। तो प्यूरिन के अंतर्गत 2 क्षार होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। और पाइरिमिडीन के अंतर्गत भी 2 क्षार होते हैं। एक आपका नाम है थायमिन, थायमिन जिसको बोलते हैं टी, ठीक है। और दूसरा आपका है साइटोसिन, साइटोसिन इसको बोलते हैं शॉर्ट में सी। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? सी। और एक आपका यूरेसिल भी पाया जाता है, लेकिन 3 नहीं मिला लीजिएगा, यूरेसिल भी पाया जाता है, यूरेसिल जिसको यू कहते हैं। ये आपका ऑप्शनल है। ऑप्शनल कहने का मतलब ये है, आपने क्षार अगर आपने शर्करा क्या चुना, देखिए पहले क्या करना है, शर्करा में क्षार को ऐड करना है न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए, फिर फास्फेट जोड़ दीजिए, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। और फिर ये इसी को क्रम को बार बार दोहराते रहिए तो आपका न्यूक्लियोक अम्ल बन जाएगा, है ना। तो आपने शर्करा अगर राइबोज ले लिया है, और शर्करा कौन सा? ये राइबोज ले लिया है, तो आपका आरएनए बनेगा। लेकिन अगर ये वाला जो शर्करा राइबोज शर्करा है ना, तो ये अपने साथ जो होता है यूरेसिल को जोड़ता है, थायमिन को नहीं जोड़ता। ये बात को ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने शर्करा राइबोज, अगर आरएनए आपको बनाना है, आरएनए के लिए बनाने के लिए मतलब क्या, राइबोज रहेगा शर्करा। और राइबोज शर्करा के जब राइबोज शर्करा में क्या होता है, 4 ही क्षार रहेंगे। तो एडेनिन ग्वानिन तो रहेगा, प्यूरिन रहेगा, एडेनिन ग्वानिन। लेकिन पाइरिमिडीन में आपका थायमिन नहीं रहेगा, बस यूरेसिल और साइटोसिन रहेंगे। समझ में आ गया? ये आरएनए में वही, अगर आपने शर्करा को, कौन सा शर्करा यहाँ पे ले लिया आपने, शर्करा डीऑक्सी वाला ले लिया, तो क्षार भी आप ऐड करोगे। तो क्षार आप कौन सा ऐड करोगे? 4 क्षार है, आप एडेनिन भी जोड़ोगे, ग्वानिन भी जोड़ोगे, लेकिन यूरेसिल नहीं जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे? थायमिन और साइटोसिन जोड़ोगे। ये आपके डीएनए के लिए है, ठीक है। यही आपका अंतर करता है आरएनए और डीएनए में। क्या अंतर है? पहले तो शर्करा का अंतर है कि आरएनए में राइबोज शर्करा है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा है। और दूसरा अंतर क्षार का होता है कि जो आरएनए होता है वो यूरेसिल से जुड़ा होता है। आरएनए में क्या होता है, एडेनिन ग्वानिन यूरेसिल और साइटोसिन होते हैं, थायमिन नहीं होते हैं। आरएनए में थायमिन क्षार नहीं होते हैं। वही डीएनए में क्या बोलते हैं कि डीएनए में थायमिन पाए जाते हैं, न कि यूरेसिल। यूरेसिल नहीं पाए जाते। बस इतना का खेल है, छोटी सी खेल है। आरएनए के लिए बस सब चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, थायमिन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। थायमिन हमसे नहीं जुड़ सकता, उसकी जगह पे यूरेसिल को बुलाइए। और डीएनए कहता है कि हम यूरेसिल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसकी जगह पे थायमिन को बुलाइए। बस थायमिन और यूरेसिल का खेल चलता है, बाकी सब प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है ना। तो 4 क्षार होने चाहिए। अगर आपका राइबोज शर्करा है तो 1 2 3 4 थायमिन नहीं रहेगा। अगर आपका डीऑक्सी शर्करा है तो 1 2 3 4 यूरेसिल नहीं रहेगा, 4 ही क्षार रहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो होता है 4 क्षार है, तो आपका एक अंतर भी है कि दोनों का प्यूरिन सेम है, दोनों का प्यूरिन में कोई गड़बड़ नहीं है। अगर राइबोज शर्करा हो तो भी प्यूरिन यही रहेगा, डीऑक्सी के लिए भी यही प्यूरिन रहेगा। लेकिन पाइरिमिडीन में चेंज ये है कि थायमिन की जगह पे यूरेसिल जोड़ना है आरएनए में, और डीएनए में आपको थायमिन और साइटोसिन जोड़ना है, ना कि यूरेसिल को नहीं जोड़ना है। बस यही अंतर है। तो ये हो गया हमारा परिचय, शर्करा का भी हो गया, क्षार का भी हो गया, ठीक है। तो राइबोज शर्करा में क्या जोड़ना है आपको? नाइट्रोजनी क्षार जोड़ना है, फिर फास्फेट जोड़ना है, फिर न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, फिर उससे क्या बन जाएगा हमारा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। इस वाले को आप लोग, ये जानकारी है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको हम साफ करते हैं और फिर हम शर्करा नाइट्रोजनी क्षार को जोड़ के चलेंगे आगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, फास्फेट जोड़ के न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, ठीक है। ये आपके 3 घटक होते हैं। 3 घटक में शर्करा, नाइट्रोजन, क्षार, फास्फेट, इन दोनों को जोड़ दिए ग्लाइकोसाइडिक बंध से, तो क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड। तब फास्फेट जोड़ते हैं तो क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड्स। ये तीनों से न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, लेकिन एक में ऐसे नहीं जुड़ते। तरीका होता है, क्या तरीका है? पहले ये दोनों जुड़ेगा, उसके बाद ये जुड़ेगा। जिस प्रकार से घर बनाने के लिए 3 सामग्री की जरूरत पड़ती है, मेन 3। इसके लिए बाजार से लाते हैं ना, सीमेंट लाते हैं, बालू लाते हैं और आपका ईंट लाते हैं। पानी तो ऑप्शनल है, पानी तो हर जगह मिल जाएगा। सीमेंट, बालू और ईंट की जरूरत पड़ती है हमें घर बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बताइए? क्या तीनों एक में सीमेंट रख दिए, ईंट रख दिए और बालू रख दिए, क्या घर बन जाएगा? ऐसे होता है? नहीं होता है, तरीका होता है। क्या तरीका है आपका? सीमेंट और बालू को पहले मिलाइए। सीमेंट है ये, बालू समझिए। सीमेंट बालू को पहले मसाला बनाइए। कौन सा बंद से? आपका जल वाले बंद से, जल डाल के मसाला बना देंगे। फिर इस मसाले में एक एक ईंट जोड़ते डालेंगे, जोड़ते डालेंगे, क्या बन जाएगा? आपका दीवार तैयार हो जाएगा। तरीका होता है घर बनाने के लिए। उसी प्रकार से हमारे पास भी 3 घटक हैं, सीमेंट, बालू और जो भी ईंट है। तो तरीका है, पहले इन दोनों को मिला लेंगे, पानी डाल के मिला रहे थे ना, ग्लाइकोसाइडिक से मिला लेंगे। फिर बीच बीच में फास्फेट डाल डाल के
न्यूक्लियोटाइड बना लेंगे, फिर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके न्यूक्लिक अम्ल बना देगा। समझ में आ रही है? तो इस तरह से तरीके होते हैं न्यूक्लियोटाइड बनाने के, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि एक में तीनों को सीमेंट बालू ईंटे के फेंक दिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो चलिए आते हैं न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनता है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करते हैं, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं, ठीक है। एक एक करके सब देख लेते हैं। आरएनए डीएनए के बारे में भी जिक्र कर लेंगे। हालांकि 12th क्लास बायो लेसन 6 में आपका आणविक आधार डीएनए में काफी अच्छे से आरएनए डीएनए पर चर्चा किया गया है, उसमें भी न्यूक्लियोटाइड्स कैसे जोड़ते हैं ऐसा बताया गया है, पैकिंग कैसे होता है डीएनए का। तो ये चैप्टर ही है 12th क्लास बायो में, आप उस वाले से भी बहुत अच्छे समझ सकते हो, उसका वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, पैकिंग डीएनए का अनुवांशिक पदार्थ लेसन 6 करके, ठीक है। तो आते हैं हम लोग न्यूक्लियोटाइड से क्या बनाने वाले हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। हम लोग क्या बनाने वाले हैं, ये हमारा हो गया न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स से कर देंगे हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, बहुलीकरण, और यहाँ बन जाएगा हमारा न्यूक्लिक अम्ल। क्या बन गया हमारा, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलीकरण से क्या बन गया हमारा, न्यूक्लिक अम्ल। अब हम लोग करते हैं कि ये हुआ क्या, देखिए, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है पता ही होगा, शर्करा लेना है, फिर उसमें क्या जोड़ देना है, याद आ रहा है, क्षार जोड़ देना है, और क्षार के बाद क्या जोड़ देना है, फास्फेट जोड़ देना है, ठीक है। शर्करा 2 है, क्षार 4 है, ठीक है। तो शर्करा लेते हैं सबसे पहले, ये मान लीजिए शर्करा है, पेंटोज शर्करा का मतलब होता है 5 कार्बन से बना हुआ, ये हमारा कोई शर्करा हो गया 5 कार्बन से बना हुआ। तो इस शर्करा में क्या जोड़ते हैं हम लोग, क्षार जोड़ते हैं, ये हमारा क्षार जोड़ दिए, क्षार हमारे पास है ना 4, कौन कौन है, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन, ये आपका डीएनए के लिए। लेकिन अगर आरएनए बनाना होगा तो क्या रहेगा, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन ही रहेगा, यूरेसिल और साइटोसिन, बस यही अंतर है इन दोनों का, ठीक है। ये आपका डीएनए मालूम बनाना होगा तब, ये आपका आरएनए बनाना होगा तब, ठीक है। ये क्षार है। तो अभी तो पता नहीं क्या बना रहे हैं, मान लीजिए हम डीएनए ही बना रहे हैं ना, तो यहाँ पर इस क्या जोड़ना होता है, पहले शर्करा लेते हैं, शर्करा में क्या जोड़ते हैं, क्षार जोड़ते हैं, तो क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड बन गया। न्यूक्लियोसाइड के बाद आपने फास्फोरस बनकर क्या जोड़ दिया, फास्फेट जोड़ दिया, तो आपका ये क्या बन गया बताइए, ये बन गया हमारा न्यूक्लियोटाइड। समझ में आ रही है? 3 घटक होते हैं ना न्यूक्लियोटाइड के, शर्करा, क्षार और फास्फेट, क्या बन गया हमारा न्यूक्लियोटाइड। अब एक न्यूक्लियोटाइड से तो न्यूक्लिक अम्ल बनेगा नहीं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे तब जाके आपका बनेगा न्यूक्लिक अम्ल। तो बार बार जोड़ते हैं भाई, एक बार और जोड़ देते हैं, ठीक है। इसको 3 कलर्स में दिखा देते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा हो गया ब्लू रंग का हो गया शर्करा, ब्लैक हो गया हमारा क्षार, और रेड वाला जो हमारा हो गया फास्फेट हो गया। तो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड, और यही जब दोहरा देंगे बहुत सारा तो बन जाएंगे न्यूक्लिक अम्ल। तो बनाते हैं न्यूक्लिक अम्ल को, तो ये हमारे फिर से बनाएंगे कोई शर्करा, ऐसे शर्करा ले लेंगे, फिर से हमारे कोई अगला क्षार जैसे कि गुआनिन ले लेंगे, फिर ये हमारे फास्फेट, फिर यही हमारे शर्करा रहेंगे, अगला क्षार थायमिन, फिर हमारा फास्फेट, फिर ये शर्करा में अगला क्षार साइटोसिन है, फिर फास्फेट, फिर यही अगला क्षार रहेगा हमारा, फिर से थायमिन, फास्फेट। ध्यान दीजिएगा, अगर हम थायमिन ले रहे हैं तो उसमें यूरेसिल नहीं ले सकते हैं, यही अंतर होता है, ठीक है। अगर थायमिन ले रहे हो तो आगे चल के क्या बनेगा आपका, आगे चल के डीएनए बनेगा, थायमिन वाला डीएनए बनेगा। तो ये हमारा रह गया शर्करा, पेंटोज शर्करा, उसमें कोई जोड़ साइटोसिन, ये हमारा फास्फेट, ये रैंडम होता है। एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन जोड़ने का क्रम रैंडम होता है, ये अचानक यादृच्छिक होते हैं, कोई खास क्रम नहीं होते हैं कि एडेनिन के जस्ट बगल में ही गुआनिन रहेगा, जरूरी नहीं। एडेनिन बगल में एडेनिन दूसरा एक और एडेनिन भी हो सकता है, 3 एडेनिन भी हो सकता है, 2 लगातार गुआनिन भी हो सकते हैं, लगातार थायमिन, साइटोसिन भी हो सकते हैं, है ना, या मतलब कुछ क्रम कहा नहीं सकता कैसे होते हैं। और ये सब जो होते हैं ना, ये क्षार ही होते हैं, हमारे जो डीएनए का क्षार होते हैं ना, यही हमारे जीन कहलाते हैं, और यही क्षार हमें इतने भीड़ भाड़ से अलग करते हैं, हमें अलग बनाते हैं, हमें खास बनाते हैं, खास लक्षण, हमारे व्यवहार अलग होते हैं, हमारा आंखों का कलर, ये सब जो भी होते हैं ये सब क्षार की वजह से ही होते हैं। क्योंकि आपके जो संरचना आपके अंदर है वही संरचना हमारे अंदर भी है, नाक कान जो भी इंसान का संरचना होता है वही सब इंसान के पास होता है, लेकिन फिर भी अलग क्यों होते हैं कि भीड़ भाड़ पहचान सकते हैं कि फलाने वो आप हो, क्योंकि ये आपका क्रम अलग है। क्या है, ये क्रम अलग है, ये क्रम अलग होता है तो प्रोटीन भी अलग ही बनते हैं, प्रोटीन अलग बनते हैं, आपके व्यवहार, आपके चेहरे की जो झलक होती है वो अलग हो जाती है, आंखों के कलर अलग हो जाती है, यह आपके क्षार पर डिपेंड करता है, ठीक है। यही तो रैंडम होता है, अगर एक जैसा सेम क्षार सब में होता तो सब लोग सेम दिखते, एकदम सेम जुड़वा की तरफ पहचाना मुश्किल होता कि वो कौन है, ठीक है ना। सबके पास आंख का नाक होते हुए भी नाके की बनावट अलग होती है, आंखों की बनावट अलग होती है, और हम लोग आपस में अलग अलग दिखते हैं, ये आपके क्षार की वजह से, ठीक है ना, इसी को जीन कहते हैं,
ठीक, इसीलिए रैंडम होता है। ये आपके शर्करा हो गया, क्षार कुछ भी ले लीजिए, हमारा फास्फेट हो गया। तो इतने सारे जोड़ दिए और जोड़ देंगे और जोड़ देंगे, ठीक है। तो एक वाले को क्या बोल रहे हैं, एक इस तीनों को बोल रहे हैं न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है हमारा न्यूक्लियोटाइड है, ये क्या है हमारा न्यूक्लियोटाइड है, ये क्या है हमारा न्यूक्लियोटाइड। ये दो न्यूक्लियोटाइड 3 4, तो जो बहुवचन रूप में आएगा तो क्या बोल देंगे कि पॉली न्यूक्लियोटाइड। क्या बोल देंगे, पॉली न्यूक्लियोटाइड। पॉली न्यूक्लियोटाइड आने की ये हमारा बन गया न्यूक्लिक अम्ल। क्या बन गया, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल, जब न्यूक्लिक अम्ल बन गया तो अब इसका नाम होगा भाई कौन सा न्यूक्लिक अम्ल बना है। 2 टाइप के होते हैं, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल भी होते हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल भी होते हैं। ये वाला कौन सा न्यूक्लिक अम्ल है, तो आपके शर्करा पर डिपेंड करता है। शर्करा कौन सा डाले थे, राइबोज वाला, तो आपका राइबोज न्यूक्लिक अम्ल यानी आरएनए का बनेगा। शर्करा कौन सा डाले थे, डीऑक्सी वाला, तो आपका डीएनए का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, जब डीएनए बनाओगे तो उसमें आपका क्षार भी रखना होता है, क्षार आपका थायमिन जुड़ा है, मतलब वो डीएनए वाला बनेगा, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल बनेगा, यानी कि डीएनए का निर्माण होगा। लेकिन डीएनए का निर्माण होने के लिए आपका डबल स्ट्रैंड होना जरूरी होता है। एक स्ट्रैंड का आपने निर्माण किया, डीएनए के लिए क्या होगा, डबल स्ट्रैंड हो जाएगा। यानी कि एक और शर्करा इधर से लीजिए, ये आपका एडेनिन है, यहाँ पर थायमिन रहता है, फिर आपका फास्फेट, फिर ये आपका शर्करा, फिर यहाँ पे ग्वानिन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइटोसिन रहेगा, फिर एक और फास्फेट, फिर शर्करा रहेगा ऐसे, फिर थायमिन है तो एडेनिन रहेगा। ये आपका निश्चित होता है कि कभी भी आपका ए से टी जुड़ेगा डबल बॉन्ड से, और आपका सी से जुड़ेगा जी ही जुड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे टी है तो हमने क्या रखा, ए रखा, ये फास्फेट, फिर ये आपका शर्करा, यहाँ पे सी है तो हमको क्या रखना पड़ेगा, जी रखना पड़ेगा, फिर फास्फेट, ये आपका शर्करा। अगर टी है तो क्या रखना पड़ेगा, ए, पता है ना कि टी से हमेशा ए ही जुड़ेगा, वही डबल बॉन्ड से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। फिर यहाँ पे फास्फेट, फिर आपका शर्करा रहेगा, सी है तो क्या रहेगा, जी रहेगा, ये फास्फेट, फिर शर्करा रहेगा, टी है तो क्या रहेगा यहाँ पे, ये रहेगा। ये सब में कॉमन होते हैं, ये जुड़ने का क्रम होता है, कभी भी ए से टी ही जुड़ेगा, सी से जी ही जुड़ेगा, टी से ए जुड़ेगा, सी से जी जुड़ेगा, मतलब ये आपका फिक्स होता है। लेकिन ये क्षार का क्रम फिक्स नहीं होता कि जी के बगल में जस्ट टी ही आएगा, जी नहीं, या टी के बगल में सी ही आएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि टी के बाद टी भी हो सकता है, सी के बाद एक और सी भी हो सकता है, ये सब रैंडम होते हैं, अनैच्छिक होते हैं। ठीक है, लेकिन जुड़ने का जो इसका जो अपोजिट स्ट्रैंड जो होते हैं उन लोगों का क्रम होता है कि एडेनिन से थायमिन ही जुड़ेगा जब भी जुड़ेगा, और साइटोसिन से ग्वानिन ही जुड़ेगा जब भी जुड़ेगा। ठीक है, ये फिक्स होता है। तो डबल स्ट्रैंड जब निर्माण करेंगे तो हमारा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड बनेगा, मतलब कि डीएनए बनेगा। एक खास अंतर होता है। और आरएनए का जब निर्माण करेंगे तो आपका एक स्ट्रैंड ही मात्र बनेगा, क्योंकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंड का होता है और उसमें राइबोज शर्करा रहेगा। जब राइबोज शर्करा हम ऐड करेंगे तो आपका क्षार एक चेंज करना पड़ेगा, थायमिन नहीं रखना पड़ेगा, क्या यूरेसिल रहेगा, थायमिन नहीं रहेगा, क्या रहेगा, यूरेसिल, यानी कि एडेनिन ग्वानिन भी रहेंगे, और जहां आपने टी लिखा है ना वहां पे क्या रहेगा, यू रहेगा, बस यू और यू रहेगा, ऐसा होता है। ठीक है, ये आरएनए का मतलब खास अंतर है। और हमने डबल स्ट्रैंड बनाया मतलब क्या है आपका, ये डीएनए है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोटाइड क्या बन गया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यहाँ भी न्यूक्लियोटाइड क्या बन गया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए में हमारे क्या होते हैं, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो डीएनए में क्या होते हैं हमारे, ये हमारा क्या बन गया बताइए, डीएनए बन गया। क्या बन गया हमारा, ये डीएनए बन गया। तो डीएनए बन गया, कौन सा न्यूक्लिक अम्ल तैयार हुआ हमारा, डीएनए वाला। तो डीएनए के लिए क्या बात है, डीएनए आपका 2 कुंडली वाला होता है। क्या होता है, 2 कुंडलित मतलब होता है घुमावदार। जब आपका दोनों स्ट्रैंड का बॉन्ड आपस में जुड़ेगा ना तो कुछ तिरछा घूम जाता है, और घूम के कुछ इस तरह से संरचना बना देता है, ऐसे डीएनए का निर्माण हो जाता है। देखिए ऐसे ये आपका डीएनए का सही क्रम होता है। मतलब जो आपका शर्करा फास्फेट दिख रहा है ना, तो ये जो स्ट्रैंड आप देख रहे हो इसमें शर्करा फास्फेट ही है, ये शर्करा फास्फेट ही है। और जो आप क्षार देख रहे हो उसका आधा भाग देखोगे, इधर से आधा भाग, तो इसका क्षार ऐसे लटका हुआ है, ये शर्करा फास्फेट है। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड है, डंडा की तरह है, दोनों ये स्ट्रैंड है और ये स्ट्रैंड है। इसका क्षार ए और इसका क्षार टी। ठीक है, इसका ए और टी ऐसे है। तो इसको घुमाएंगे तो कुछ आगे चल के मान लीजिए घूम जाएगा, और क्या ये आगे चल के ऐसे घूम जाएगा, और इसका क्षार और इसका क्षार ऐसे ए और टी जुड़ जाएंगे, यानी कि ऐसा कुछ निर्माण हो जाएगा। तो आपको बोलते हैं कि जो डीएनए होता है आपका 2 स्ट्रैंड का बना होता है और कुंडलित होता है, मतलब कि घुमावदार होता है। अब इसी स्ट्रैंड को क्या करें, सीधा है, उसको घुमा देंगे तो नहीं हो जाएगा, ये ऊपर की तरह, ये नीचे की तरह, और इसका क्षार सी था, ऐसे क्षार जी था, एक डंडा बना देंगे, लो भाई इसका जी वाला हिस्सा आधा और इसका ए वाला हिस्सा आधा होता है। तो ये आपका डीएनए का ऐसा ही कुछ निर्माण होता है। तो चलिए हम डीएनए और आरएनए को बना के दिखाते हैं। ओके, तो पहले हम डीएनए आरएनए के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये हमारा न्यूक्लियोटाइड से क्या बन गया, न्यूक्लिक अम्ल बन गया। ठीक है, समझ में आया आपको। अब आते हैं हम डीएनए के बारे में, डीएनए आरएनए क्या होते हैं उसको भी निकाल लेते हैं। ठीक है, डीएनए क्या होते हैं आपका, ऐसे स्ट्रैंड बनाते हैं ना, डबल स्ट्रैंड बनाते हैं, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड सिकुड़ जाते हैं ऐसे।
देखिए, तो हम डीएनए बनाते हैं। डीएनए का निर्माण, डीएनए कैसा था देखिए, ये आपका एक स्टैंड हुआ, सीधा था, कुंडलित करना में टेढ़ा करना, ठीक है। एक स्टैंड, मान लीजिए इस स्टैंड का क्षार होगा ना एडेनिन, इसका क्षार होगा मान लीजिए गुआनिन, ऐसा। फिर इधर मुड़ गया सी होगा, इधर मुड़ गया तो जी होगा, इधर तो ए होगा, इधर तो टी होगा, फिर इधर ए जी सी ए, ऐसा कुछ है। और दूसरा स्टैंड जब आएगा ऐसा कुछ आएगा ना, तो इस वाले स्टैंड का भी आपका टी होगा, इस स्टैंड का आपका जी है तो क्या होगा, इसका सी होगा। इसका अगर जी है तो इसका क्या होगा, इसका मान लीजिए जी है तो इसका क्या होगा, मतलब ऐसे ही इसका सी होगा। तो कुछ आपको दिख रहा है कि दोनों स्टैंड का निर्माण कर रहे हैं, तो एक तरह से हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, मतलब कि इसको अगर हम दो कलर से समझाएं, आपको अगर समझ में नहीं आ रही तो देखिए बनाते हैं, आपको बस समझ में आनी चाहिए, उसके लिए हम मेहनत करते रहेंगे। तो ये देखिए ऐसा, ये रेड का बना रहे, एक स्टैंड हो गया हमारा रेड कलर का, और इसका छार बना रहे, मतलब हिस्सा देखिए, ये इसका हिस्सा है, ये इसका हिस्सा है, मतलब ये छार है, कुछ भी ए जी सी जो भी होगा इसका छार है, कुंडलित है, ये एक स्टैंड हुआ। आप समझ रहे, सकरा फास्फेट छार, सकरा फास्फेट छार, सकरा फास्फेट छार, लटका होता है ना, तीन ही जो तो बनते हैं न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बना दिए हमारा न्यूक्लिक अम्ल, वो भी आपका डीएनए का निर्माण कर रहा है। और दूसरा स्टेप हम बना रहे हैं, देखिए कुछ ऐसा बनेगा, तो इस वाले का भी आपका देखिए कनेक्शन रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना, इसका छार जुड़ा रहेगा, ऐसे जुड़ा रहेगा, इसका छार, इसका छार जुड़ा रहेगा, ऐसा इसका छार जुड़ा रहेगा, ऐसे। आप समझ पा रहे होगा कि कैसे स्टेन का आधा आधा जुड़ा रहता है, मतलब कि इसका प्यूरिन वाले का अगर देखिए, प्यूरिन का एडेनिन रहेगा ना, प्यूरिन एडेनिन है, ठीक है। देखिए प्यूरिन में क्या क्या होता है, ध्यान से देखिए, प्यूरिन और यहाँ पे लिख देते हैं हम पायरिमिडिन, प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन में कौन कौन क्षार होते हैं, एडेनिन और गुआनिन, इसमें क्या होते हैं थायमिन और साइटोसिन, क्योंकि यूरेसिल हटा रहे हैं क्योंकि हम डीएनए बना रहे हैं। तो प्यूरिन का ए और पायरिमिडिन का, प्यूरिन और पायरिमिडिन जुड़े होते हैं, ए और टी का कौन सा बंध होता है, डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। और आपका प्यूरिन का जी रहेगा तो पायरिमिडिन का रहेगा सी रहेगा, वो भी कौन सा बॉन्ड से, आपके ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, ऐसे। तो अगर आपका ये है तो आपका ये क्या है, तो ये आपका ए के साथ क्या जुड़ता है, टी जुड़ता है, ये आपके साथ क्या जुड़ा है, टी जुड़ा है। अगर ये टी है तो ये आपका क्या रहेगा बताइए, ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा ए रहेगा। कुछ ऐसे इन लोगों का जुड़ाव रहता है, गलती लिख दिए यहाँ पे, अगर टी है ये क्या रहेगा हमारा ए रहेगा, मतलब बस अपोजिट होना चाहिए, ए से टी, टी से ए, सी से जी, जहाँ सी रहेगा जी रखिए, जी रहेगा सी रखिए, ऐसे जुड़े होते हैं, ठीक है, ऐसे डबल बॉन्ड से, ठीक है। मान लीजिए ये आपका ए है, इसमें दो भाग है, ये आपका रेड का, यहाँ पे एक आधा हिस्सा क्या रहेगा ब्लैक वाले का, मतलब कि अगर ये प्यूरिन है, ये क्या रहेगा आपका आधा वाला, ये आधा हिस्सा क्या रहेगा, जैसे कैप्सूल होता है, दो कलर का कैप्सूल मिलता है, ये आपका पायरिमिडिन है, ये क्या है पायरिमिडिन है। अगर ये प्यूरिन आधा हिस्सा है, ये क्या है आपका पायरिमिडिन है। अगर ये आपका प्यूरिन है, ये क्या है पायरिमिडिन है। तो प्यूरिन का कोई भी ले लीजिए, अगर प्यूरिन का यहाँ पे प्यूरिन का अगर ए है, एडेनिन प्यूरिन में आता है, तो उसका अपोजिट यानी कि पायरिमिडिन का को क्या जुड़ा रहेगा, इससे आपका थायमिन जुड़ा रहेगा, क्या जुड़ा रहेगा, उसका थायमिन जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसे जुड़े होते हैं, और इस तरह से आपका क्या बनाते हैं, डीएनए का निर्माण करते हैं। तो डीएनए के बारे में हम क्या ही कहें बताइए, डीएनए के बारे में हम क्या कहें, डीएनए के बारे में पहले इसका नाम बताइए, इसका नाम हो जाएगा डीऑक्सी राइबोज, ये तो शर्करा हो गया, डी फॉर इतना हो गया डीऑक्सी राइबोज, एन का मतलब क्या है, न्यूक्लिक अम्ल, क्या हो गया आपका न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए के बारे में एक बात हो गया, इसका नाम हो गया। दूसरा आपका ये दोहरी संरचना है, कैसे है ये, दोहरी लड़ी वाला है, दोहरी लड़ी बोलिए, दोहरी स्टैंड बोलिए, लड़ी बोलिए या स्टैंड बोलिए, दोहरी स्टैंड युक्त है। तीसरा स्टेप हो जाएगा कि द्विकुंडलित भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, द्विकुंडलित, मतलब ये कुंडलित हुआ है, घुमा हुआ है, कुंडलित संरचना है। कैसी होती है इसकी संरचना, द्विकुंडलित संरचना होती है। इसे सत्य किसने पता लगाया था, वाटसन और क्रिक ने, वाटसन और क्रिक ने, वाटसन एवं क्रिक ने इसकी संरचना का पता लगाया था, क्रिक ने, वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की संरचना का पता लगाया था, ठीक है। ये हो गया आपका, और दोनों स्टेम के बारे में हो गया, इतना भी हो गया। एडेनिन क्षार से थायमिन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और सी से क्या जुड़ा होता है, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। मतलब कि प्यूरिन, एक स्टैंड का प्यूरिन, एक स्टैंड का प्यूरिन दूसरे स्टैंड के
दूसरे स्टैंड के पायरिमिडीन से जुड़े होते हैं। इससे जुड़े होते हैं, पायरिमिडीन से जुड़े होते हैं। एक स्टैंड का प्यूरिन है, बिल्कुल सही है, और दूसरे क्या है, पायरिमिडीन से जुड़े होते हैं। ये आपका मॉडल का परिचय हो गया। और भी बात हम क्या बता सकते हैं, देखिए इसका जो एक घुमाव होता है, ये जो घुमाव आप देख रहे हो, ये आपका 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। ठीक है, इतने पे हेलिक्स बोलते हैं। ये हेलिक्स जो होता है कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम। ये दोनों क्षार के जो बीच की दूरी होती है वो 0.34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, ये दो क्षार का जो स्टैंड का बीच की दूरी है, कितने पे सिग्नल का गैप है, वो कितना होता है, 0.34 एंगस्ट्रॉम होता है। 0.34 एंगस्ट्रॉम, 0.34 एंगस्ट्रॉम होती है। और ये जो मुड़ाव होता है उससे 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। दोनों ये जो कुंडली का आपको दूरी देख रहे हो, कितना मुंह उसका साइज रहता है, इनके व्यास जो होता है कितना होता है। जो एक कुंडली का हेलिक्स है, डीएनए का जो व्यास होता है, डीएनए हेलिक्स का व्यास, हेलिक्स का मतलब जो गोल बना रहा है ना, गोल घूम रहा है, उसको हेलिक्स कहते हैं, हेलिक्स। तो डीएनए हेलिक्स का जो व्यास होता है वो आपका 0.34 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, एक जो हेलिक्स का निर्माण करता है, एक हेलिक्स का कितने पे घूम जाता है, वो 34 एंगस्ट्रॉम पे घूम जाता है, 34 एंगस्ट्रॉम होता है। और दोनों स्टैंड के बीच की दूरी जो होता है, दोनों इसके स्टैंड कितने डिस्टेंस पे रहते हैं, दोनों स्टैंड के बीच की दूरी वो आपका 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। देख रहे हैं कितने मापांक कितने छोटे हैं। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 के पावर -10, और -10 का मतलब होगा आपके जो 20 लिखे उसके आगे 10 तो 0 लिख के पॉइंट लगाइए। सोचिए कितना छोटा दूरी है। हालांकि डीएनए ही बहुत छोटा होगा, क्योंकि होता क्या है, ये हमारी कोशिका होती है जो कि बहुत सूक्ष्म होती है, हम अपने आंखों से देख नहीं सकते। अब इस कोशिका हमारे जिसे जूम करके बड़ा दिख रहा है, इस कोशिका के अंदर भी केंद्रक होता है। जब कोशिका नहीं दिख रही तो केंद्रक कहाँ से दिखेगा। अब इस केंद्रक के अंदर आपका डीएनए भरा हुआ था, 2 मीटर का डीएनए होता है। सोचिए डीएनए कितना होता है, 2 मीटर का। अब हमें कोशिका दिखाई नहीं पड़ रही है तो केंद्रक कहाँ से दिखाई पड़ेगा। उस केंद्रक के अंदर क्या है, हमारे 2 मीटर के डीएनए बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हुए हैं, एक हम डीएनए का पैकिंग का वीडियो भी डाले हुए हैं, क्योंकि 6th लेसन 12th क्लास में आपका डीएनए के बारे में पढ़ना होता है, खास पैकिंग होता है, वहीं से सब जो होता है ना, वहीं से आप लोग का कुछ एक्स्ट्रा जानकारी वहीं से उठा के लाया गया है। इतने क्योंकि केमिस्ट्री में ना आप लोग का 12th का केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा पढ़ना होता है, एकदम बायोलॉजी का, यानी कि 12th का बायोलॉजी है ना सेक्शन 6, उसके आधार पर पढ़ना होता है, इसलिए हम दोनों ऐड कर दें इसमें। ठीक है, तो इतने ये आपके डीएनए के बारे में जानकारी हो गया। डीएनए क्या होती है, आपके डीएनए का नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डबल स्ट्रैंड होते हैं, दोनों कुंडलित होते हैं। तो हम लोग देख चुके हैं, वाटसन ने क्रिक ने इनकी खोज किया था। एक स्ट्रैंड का प्यूरिन दूसरे का पायरिमिडीन से जुड़ा होता है। अगर ये रेड वाला प्यूरिन है तो ब्लैक वाला क्या होगा, पायरिमिडीन होगा। ऐसे जुड़ के आपका क्या होते हैं, सीढ़ीनुमा संरचना बनाते हैं। इनका हेलिक्स जो होता है, जो घूमते हैं ऐसे, जब जो आप कट मारते हैं, कट मार दिए ना यहाँ से, जो हेलिक्स होता है वो कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। स्टैंड के बीच की दूरी कितनी होती है, आपका 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। ठीक है, ये आपका हो गया डीएनए के बारे में परिचय। ठीक है, अब आते हैं हम आरएनए के बारे में, क्योंकि आरएनए के प्रकार भी होते हैं, इनके कोई प्रकार नहीं होते। हाँ, इनका जो घुमाव होता है वामावर्ती दक्षिणावर्ती भी हो सकता है ना, वामावर्ती हो मतलब ऐसे घुमा हो सकता है, उल्टा घूमे। इस तरह पे इनका जेड डीएनए और बी डीएनए भी होते हैं। तो आपको पढ़ना है 6th लेसन में, मतलब कि 12th क्लास में। तो ये आपके हो गए डीएनए के परिचय। अब हम आते हैं आरएनए को भी निपटा लेते हैं। ठीक है, आरएनए के प्रकार को सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, हो गया, आप समझ गए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सवाल पूछे जाते हैं, एडेनिन से क्या जुड़ा रहेगा, थायमिन, ऐसे भी सवाल आते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं आरएनए के बारे में। ठीक है, आरएनए के बारे में सवाल देख लेते हैं। कभी कभी आपका कोड कभी चेंज करने के लिए भी आ सकता है, जैसे कि 12th क्लास से बायो में आता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि CAT लिखा हुआ है, इसका प्रतिकूट बताइए, मतलब इसका जब जुड़ेगा, जब किससे जुड़ेगा, तो C हमेशा G से जुड़ेगा, A हमेशा T से जुड़ेगा और T हमेशा E से जुड़ेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। तो प्रतिकूट में आते हुआ जो कि T में चेंज करता है, उसमें आपको देखना है प्रोटीन के निर्माण में। तो यह हमारा डीएनए का हो गया काम। अब हम देख लेते हैं आरएनए का काम। आरएनए एक स्ट्रैंड का बना होता है, जो हम 2 स्ट्रैंड बनाए थे ना, वैसे आरएनए एक स्ट्रैंड का बना होता है। उसमें क्षार आपका जो होता है यूरेसिल पाया जाता है। तो ये हमारा आरएनए के बारे में देखते हैं, आरएनए क्या कहता है। ठीक है, तो आरएनए का पहले हम नाम देख लेते हैं। आरएनए का जो नाम होता है वो R फॉर राइबोज, N फॉर न्यूक्लिक और अम्ल। यह क्या है आपका, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल नाम है इसका है। ठीक है, फिर आरएनए क्या होता है आपका, सिंगल स्ट्रैंड का बना होता है। सिंगल बोले तो एक स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड होता है, एक लड़ी होता है। सिंगल स्ट्रैंड होता है मतलब कि एक हरी होता है।
एकहरी संरचना। जैसे डीएनए था ना, द्विकुंडली संरचना थी, ये एकहरी संरचना होती है आरएनए। ठीक है, डीएनए हमारा केंद्रक में पाया जाता है, बताया हम, लेकिन ये जो होता है केंद्रक में भी पाया जाता है, केंद्रक एवं कोशिका के द्रव में पाया जाता है, कोशिका द्रव में पाया जाता है ना, कण के रूप में होता है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ वाला होता है, स्मूथ वाला, तो रफ वाले में यही होते हैं। तो केंद्रक एवं कोशिका द्रव में रहता है, कौन रहता है, आरएनए रहता है। ठीक है, तो आरएनए का मुख्य काम आप लोग सुने होंगे कि ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। बिल्कुल, आरएनए के प्रकार में हम देखेंगे इसका जो काम होता है, क्या होता है, प्रोटीन निर्माण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना आरएनए का काम होता है। क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। यह आरएनए 3 प्रकार का होता है। आरएनए कितने प्रकार का होता है, आरएनए हमारा 3 प्रकार का होता है। देख लेते हैं आरएनए के तीनों प्रकार के बारे में एक एक करके। आरएनए के जो पहला प्रकार होता है उसको बोलते हैं एमआरएनए। क्या बोलते हैं, एमआरएनए। एमआरएनए बोलिए, या इसको मैसेंजर, एम का मतलब होता है मैसेंजर, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए बहुत आज के जमाने का शॉर्ट है। इससे पहले लोग इंग्लिश में बोलने के मैसेंजर आरएनए, उससे पहले लोग क्या बोलते थे, उससे पहले बोलते थे संदेशवाहक, संदेशवाहक, संदेशवाहक आरएनए, या एक और नाम इसका है दूत आरएनए। क्या है, दूत आरएनए। इस सब नाम से फेमस है एमआरएनए। पहले राम के जमाने में जब रामायण हुआ करता था तो नहीं बोलते थे संदेश कोई लेकर आता था, मैसेज, सूचना, तो बोलते थे ना राम का दूत आया है, रावण का दूत आया है। दूत मतलब कुछ संदेश लेकर आया हुआ है। फिर उसके बाद आपके डाके जमाने में संदेश का हुआ, आपका संदेश आया है, जैसे संदेश से आते हैं गाना बॉर्डर पिक्चर, संदेश यानी कि दूत, दूत पहले जमाने में चलता था। और उसके बाद संदेश पे आया बात कि संदेश जो मैसेज लेकर आएगा उसको बोलेंगे संदेश आया है, संदेश आया है, संदेश वाहक भी बोलते हैं। फिर आप इंग्लिश वर्ड में आने लगा, आजकल के युग में लोग मैसेंजर बोलते हैं, मैसेज आया है, मैसेज आया है, संदेश कोई नहीं बोलता है, मैसेज आया है, तो मैसेंजर आरएनए। लेकिन अब तो और शॉर्ट चल रहा है भाई, एमआरएनए बोलिए शॉर्ट में। तो आपका पहला क्या होगा, एमआरएनए। ठीक है, नाम से ही लग रहा है कि मैसेज करना, संदेश पहुंचाना, तो इसका काम यही होता है। ये पता है क्या करता है, ये आपका ना जो डीएनए होता है, तो डीएनए के आनुवांशिक सूचना को, जो डीएनए के अंदर जो छाप है ना, आनुवांशिक सूचना, हम लोग अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं, हम लोग का आंखों का कलर ऐसा वैसा है, तो वो डीएनए से सूचना को आरएनए बदलता है, फिर प्रोटीन बनता है, फिर हमारे अंदर लक्षण आने लगते हैं। तो डीएनए की आनुवांशिक सूचना को, डीएनए की आनुवांशिक सूचना को ढोता है, ढोता है, ढोना मतलब पहुंचाता है ना, ढोता है। तो मैसेज कर दिया भाई, मैसेज कर दिया, और क्या, इसलिए उसको बोलते हैं डाकिया लोग क्या करते हैं, मैसेज तो पहुंचाता है ना, उसी प्रकार से डीएनए की आनुवांशिक सूचना, सूचना को कुछ पहुंचा रहा है, ढो रहा है, अपने में ले लेता है, इसको बोलते हैं ये आपका मैसेंजर आरएनए है। दूसरा आरएनए आपका क्या है, टी आरएनए। क्या नाम है इसका, टी आरएनए। टी आरएनए को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ट्रांसफर आरएनए। क्या कहेंगे इसको, ट्रांसफर, ट्रांसफर आरएनए, या हिंदी में कहेंगे तो स्थानांतरण कहेंगे। क्या कहेंगे, स्थानांतरण, स्थानांतरण आरएनए, यानी कि कुछ ना कुछ चीज चेंज करता होगा, जगह चेंज करता होगा, स्थानांतरण करता होगा। तो ये जो करते हैं वहां से, ये हमारे अमीनो अम्ल को, ठीक है, प्रोटीन बनना होता है ना अमीनो अम्ल का, तो अमीनो अम्ल को राइबोसोम पे कोई पहुंचाएगा तो ना प्रोटीन बनेगा राइबोसोम पे। तो ये अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर पहुंचाते हैं। क्या करते हैं, अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर पहुंचाते हैं, राइबोसोम पर स्थानांतरण करते हैं, या बोले तो पहुंचाते हैं। जो पहुंचाना ही तो आपका स्थानांतरण होता है, पहुंचाते हैं। तो अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर पहुंचाते हैं। और पहुंचा रहे हैं मतलब क्या करें, ट्रांसफर कर रहे, ये सूचना को ढो रहे मतलब क्या है, संदेश कर रहे, पहुंचा रहे मतलब ट्रांसफर कर रहे। अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर पहुंचाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, ट्रांसफर आरएनए। एक और आरएनए हमारा हो गया आर आरएनए। क्या होते हैं इसको, आर आरएनए, एक ही नाम है इसका है राइबोसोमल आरएनए। या तो हिंदी बोलिए या तो इंग्लिश बोल लीजिए, नाम क्या है इसका, राइबोसोमल आरएनए। ये हमारा हो गया राइबोसोमल आरएनए, नाम एक ही है। तो राइबोसोमल आरएनए क्या करता है आपका, तो जो आपके अमीनो अम्ल राइबोसोम पे आए हैं ना, तो राइबोसोम पे प्रोटीन का निर्माण करता है, संश्लेषण करता है। ठीक है, ये हमारा क्या करता है, राइबोसोम पर काम करता है, इसी आधार पर इसका राइबोसोमल नाम है। तो राइबोसोम पर प्रोटीन का निर्माण करता है, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है। कहाँ करता है, प्रोटीन का संश्लेषण, कहाँ काम करता है, ये राइबोसोम पर काम करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है आपका, आर आरएनए नाम है। तो 3 आपके आरएनए हो गया, पहला एमआरएनए, दूसरा टी आरएनए, तीसरा आपका आर आरएनए।
जो आरएनए का 100% जो भाग है पूरा में से, उसमें से आपका ये सबसे अधिक होता है। ये 80% आपका आरएनए ही होता है जो कि प्रोटीन का निर्माण करता है। तभी तो आरएनए को बोलते हैं कि ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसी के आधार पर प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है। ये आपका 5 से 10% की मात्रा मात्र होती है और ये आपका 10 से 15% की मात्रा होती है। ठीक है, इस प्रकार से आपका टीआरएनए का इतना ही मात्रा होती है, एमआरएनए बहुत कम मात्रा होती है, क्योंकि ये आपके अनुवांशिक सूचना को पहुंचाने का ही बस काम करते हैं, यही इनका काम है। लेकिन प्रोटीन का निर्माण करना बहुत भारी भरकम काम है, इसलिए यहाँ पे आरएनए की मात्रा बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो 80% आरएनए जो होती है आपका प्रोटीन का निर्माण करते हैं। मात्र 5 से 10% एमआरएनए होते हैं जो कि मैसेज करते हैं, डीएनए से आरएनए बदलते हैं। तो ये हमारा हो गया आरएनए का परिचय, डीएनए का परिचय। हमने न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक अम्ल बनाना सीखे। क्षार 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, प्यूरिन पाइरिमिडीन, प्यूरिन एडेनिन ग्वानिन होते हैं, पाइरिमिडीन थायमिन साइटोसिन होते हैं, यूरेसिल भी होते हैं जो कि आरएनए से जुड़ते हैं। फिर हम लोग शर्करा देखे थे, जो राइबोज शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। राइबोज का सूत्र होता है C5H10O5। डीऑक्सी नाम क्यों हो गया, क्योंकि इसमें O1 कम होता है, C5H10O4 हो जाता है। इस आधार पे हम लोग शर्करा के आधार पे हम लोग का जो न्यूक्लिक अम्ल बनेगा राइबोज वाला बन जाएगा, यानी कि आरएनए, और डीऑक्सी वाला शर्करा डालेंगे तो क्या बन जाएगा, डीएनए बन जाएगा। तो न्यूक्लिक अम्ल भी देख लिए, फिर अलग से आरएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, सब चीज देख लिए। तो इस तरह से हमारा टॉपिक खत्म होता है न्यूक्लियोटाइड के बारे में। न्यूक्लियोटाइड एक छोटा सा अणु था, लेकिन जब वो बहुलीकरण कर गया तो बड़ा भारी अणु बना दिया, न्यूक्लिक अम्ल बना दिया, जिसको आरएनए डीएनए के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे आरएनए डीएनए था, और इनके और अच्छे से विस्तृत जानकारी जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से हमारा डीएनए एक था, और डीएनए से क्या बन गया आपका एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बनता है आपका प्रोटीन बनता है। यहीं पे आपके तीनों के तीनों आरएनए काम करते हैं। डीएनए से एमआरएनए बनाने का मतलब एमआरएनए काम कर रहा है, मैसेज को ढो रहा है, ठीक है। और इस एमआरएनए को पता है यहाँ पे टीआरएनए आता है, जहाँ पे आपका एक अमीनो अम्ल बनता है, उस अमीनो अम्ल को राइबोसोम पे पहुंचाएगा ट्रांसफर आरएनए, फिर राइबोसोम पे आपका आरआरएनए काम करेगा, तब जाके क्या बनेगा आपका प्रोटीन बनेगा। तो ये अच्छे से समझना है। तो आपको 12th क्लास का 6 चैप्टर है, एक वंशागति का आणविक आधार, उसमें आपको डीएनए से प्रोटीन कैसे बनता है एक एक करके बताया गया है। डीएनए से डीएनए बनाना, प्रतिलिपिकरण होता है, एमआरएनए बनना, स्थानांतरण होता है, फिर आपका अमीनो अम्ल को ट्रांसफर करना, मतलब सब चीज है, बारीकी से है, स्टेप बाय स्टेप पे आप वहां से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें इतना ही जानकारी देना था, और इसमें आपसे अच्छा ही जानकारी दिए, बेस्ट दिए, थोड़ा सा 12th क्लास को भी ऐड करके। तो उम्मीद करता है आपको अच्छा लगा होगा। तो बाकी आप पढ़िए, याद कीजिए, मस्त रहिए, मगन रहिए। टेक केयर, बाय।